हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं गीतांजलि गुप्ता। मंजूषा कुछ दिनों पहले ही हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में आई थी। पतली दुबली स्मार्ट दिखने वाली, कुछ 40 वर्ष की आयु होगी उसकी। परिवार के नाम पर वो और उसकी माँ ही थे। घर के बाहर एक कार खड़ी रहती, पर वो उसे कभी कभार ही निकलती जब माँ बेटी साथ में कहीं जाते। मुझे आस पड़ोस की जानकारी रखने में बहुत मज़ा आता था, परंतु पूरे 3 महीने की कोशिश के बाद भी उनके विषय में कुछ नहीं जान पाई। बस इधर उधर आती जाती मंजूषा पर नज़रें गड़ाए रखती। सोचती रहती कैसे उससे बात करूं, वो तो नज़र भी नहीं मिलाती किसी से। अपनी सहेलियों से भी पूछा कि कोई कुछ बताए, मेरे बिल्कुल पड़ोस में कोई आए और मुझे अपना ना समझे। ये बात मुझे बहुत खल रही थी। मंजूषा के पहनावे से समझ आता था कि वो सादगी पसंद करती है। हमेशा कॉटन के सादे कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी। सोसाइटी के जिस फ्लोर पर हमारा फ्लैट था, वहाँ 5 फ्लैट्स और भी थे और उन्हीं में से एक में मंजूषा रहती थी। उसका नाम भी मैंने उसके दरवाजे पर लगी नेम प्लेट से जाना था। इंसान की उत्सुकता तब और भी बढ़ जाती है जब उसका स्वभाव मेरे जैसा हो। खैर, मैं भी उस दिन के इंतज़ार में थी जब मंजूषा से मुलाकात होगी। मेरे इकलौता बेटा व्योम विदेश में रहता है और पति सुबह ही फैक्ट्री निकल जाते हैं। मैं अपने काम निपटाकर पास पड़ोस की सहेलियों में समय बिताती थी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। कोई आने वाला तो था नहीं, इसलिए शंकित सी दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो मंजूषा को खड़ा पाया। बदन में एकाएक झटका लगा। आंखों को झपकाकर विश्वास किया। मंजूषा जल्दी से बोली, आप मेरे घर चलो, मेरी माँ को कुछ हो गया है। वहाँ जाकर देखा, मंजूषा की माँ प्रतिभा देवी ज़मीन पर लेटी थी और उनका मुंह नीला पड़ गया था। मंजूषा ने एम्बुलेंस बुला रखी थी। मेरे पति घर पे ही थे। हम दोनों मंजूषा के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां जाते ही उपचार शुरू हो गया और डॉक्टर ने ब्रेन में क्लॉटिंग बताया। कई टेस्ट किए गए। मेरे पति को ज़रूरी काम था, वो मुझे अस्पताल में छोड़ गए। प्रतिभा जी को तो अभी अस्पताल में रखा जाएगा, हालत सुधरने में समय लगेगा। मैं भी वहाँ से वापस चलने लगी। मंजूषा धन्यवाद देने के लिए पास आई। उसका हाथ अपने हाथों में रख सांत्वना दी और मैं भी चल दी। बात आई गई हो गई। 1-2 बार मैं उनका हाल पूछ आई। किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती तो उन्हें उपलब्ध करा देती। एक दिन दोपहर में घंटी बजी। दरवाजे पर खड़ी मंजूषा ने कहा कि उसे कुछ बात करनी है। उसे अंदर लाते समय मैं कुछ उत्सुक थी। अब ये क्या कहेगी? उसने बोलना शुरू किया, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। दीदी, क्या मैं दीदी पुकार सकती हूँ? अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? तपाक से मैंने बोला, क्या मदद चाहिए मुझसे बताओ। आप नहीं जानती, हम बहुत परेशानी में हैं। मेरे पिता ने कर्ज उठाकर भाई रितेश को अमेरिका पढ़ने भेजा था। होशियार था, उसे वहाँ ही नौकरी मिल गई और मेरा भाई अमेरिका में सेटल हो गया। वहाँ ही इंडियन मूल की लड़की से शादी कर ली। 4 साल पहले आया था हमसे मिलने। तब पापा से बहुत सी आर्थिक सहायता भी ली उसने। माँ ने बहुत मना किया दीदी, पर पापा से बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसकी पत्नी बड़ी लापरवाह थी, उसने बस इतना ही बताया। हमसे मिलाने उसे कभी नहीं लाया। कभी कभार कॉल आ जाता तो पापा उसे दिलासा देते रहते और अपने परिवार को संभालने की सलाह देते। उसकी अपनी पत्नी माधुरी से लड़ाई रहने लगी। रितेश के 2 बच्चे भी हैं। चाहे दूर रहें दीदी, परंतु माता पिता का स्नेह वैसा ही बना रहता है। मेरी शादी हमारे आर्थिक अभाव के कारण टूट गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं करने का फैसला लिया। रितेश 2 साल से बीमार चल रहा था, पता लगा था। विदेश जाने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी। यहाँ बैठे बैठे उसके लिए प्रार्थना करते रहते। पापा अंदर ही अंदर टूट चुके थे। एक दिन दिल के दौरे से पीड़ित होकर हमें छोड़ गए। पापा को गए 1 वर्ष हो गया।
अपने पुराने मकान में माँ बहुत घबरा जाती थी और भाई के लिए जो कर्ज चढ़ा था वे भी उतारना हमारी जिम्मेदारी बन चुका था। इसलिए पुराना मकान बेचकर यहाँ किराए पर इस मकान में आ गए। मंजूषा बोलती ही जा रही थी और मैं उसकी आप बीती सुन रही थी। लगा जैसे पहली बार वे अपनी दुखद कहानी किसी को सुना रही है। कितना दर्द भरा था उसकी बातों में। कुछ दिन पहले रितेश के गुजरने की खबर आई जिसे माँ सह नहीं पाई और आज पैरालिटिक होकर गिर गई। दीदी, इस सब में मेरा क्या कसूर था? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उठकर मंजूषा को गले लगाया और सांत्वना दी। दीदी, आपको मेरी माँ को दिन में थोड़ा देखना होगा। वैसे आया रख ली, पर आप एक बार देख लेना, मुझे कल से काम पर जाना होगा। भविष्य में मंजूषा के साथ मेरा संबंध गहराई से जुड़ गया। दोनों घरों में आना जाना सहजता से निभाया जाने लगा। प्रतिभा देवी की हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका अकेलापन हमारे परिवारों के मिलाप से कुछ घट जाता। मेरा बेटा व्योम भी अमेरिका में नौकरी करता है। मंजूषा के भाई की बातें सुन मैं परेशान रहने लगी। हमने तय किया कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दी जाए। मंजूषा के भाई के साथ जो हुआ, कोई कमी बेशक रही, पर व्योम को संभालना हमारी जिम्मेदारी बन गई। मेरी निगाह में एक दो लड़कियां थीं जिनसे व्योम की शादी की बात की जा सकती थी। मंजूषा की कहानी दिमाग में घर कर गई थी। पति का कहना कि हमारे बेटे के साथ रितेश जैसा ना हो जाए, ये सोचकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इस बार जब व्योम का कॉल आया तो उसने अपने और सिजल के रिश्ते के बारे में बताया। ये भी कहा कि दोनों इंडिया आकर जल्दी ही शादी करेंगे। सिजल के माता पिता इंडिया में ही रहते हैं। मंजूषा को जब ये सब बताया तो वो खुश होकर कहने लगी, सिजल के माता पिता से मिल लो दीदी, एक बार उनके रहन सहन का और उनके व्यवहार का तो पता चल ही जाएगा। बेटे से पता लेकर सिजल के माता पिता से मिलने दूसरे शहर पहुँचे। समय कितना बदल गया है। पहले लड़की के पिता को खोज खबर रखनी पड़ती थी कि उनकी बेटी कहीं किसी गलत घर में ना चली जाए, और हम बेटे के माता पिता होकर घबरा रहे हैं। सिजल एक छोटे शहर व साधारण से परिवार की बेटी निकली जो खुद की मेहनत के बल पर विदेश पढ़ने गई। हमने सिजल और व्योम की शादी की बात मान ली। कुछ समय बाद व्योम घर आया, शादी करने आया था। तभी उसने बताया कि सिजल उसके साथ ही पढ़ती थी। दोनों ने एक साथ विदेश में पढ़ने का प्लान बनाया था। आपको व पापा को कुछ बताता तो शायद आप मुझे विदेश नहीं भेजते। व्योम की बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये मेरा बेटा तो मंजूषा के भाई से चतुर है। इसने तो अपने माता पिता को ही छल लिया। इसे कोई लड़की क्या बेवकूफ़ बनाएगी। शादी के सारे शौक मन में ही समाप्त हो गए। इकलौता बेटा है इसलिए कोई दुख नहीं दे सकते, परंतु जीवन के सारे खुशी के पल एक झटके में बिखर गए। मंजूषा की कहानी से अलग मेरी खुद की एक कहानी तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।